हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय न्याय संहिता की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब यहाँ पर 5वें पार्ट को हम देखेंगे। और इसके पहले 4 पार्ट में हमने 200 प्रश्नों को हल किया है और अभी तक हम धारा 37 तक को कवर किए हैं। और इसके आगे जो है हम आज बढ़ते हुए इसको क्रम से इसकी सभी धाराओं को संबंधित प्रावधानों के साथ हल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आप चैनल पर बने रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसके पहले के 4 पार्ट को आप जरूर देखें, क्योंकि उससे आप एक क्रम है, धारा 1 से लेकर के हमने शुरू किया है और सभी परिभाषा खंड को, साधारण स्पष्टीकरण को, साधारण अपवाद को, इन सभी बातों को क्रम से बढ़ते हुए हम अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। और अभी हम जो साधारण अपवाद हैं उसको पढ़ रहे हैं, जिसको आप आईपीसी के अंतर्गत धारा 76 से लेकर के 106 तक के अंतर्गत पढ़ते थे। उसी बात को लेकर जो है हम यहाँ आगे पढ़ रहे हैं। तो इसके संदर्भ में अभी तक हम जो है धारा 37 तक को पढ़े हैं। अब इसमें 200 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है। यह 5वां पार्ट है। इसमें हम आगे के जो प्रश्न हैं उनको एमसीक्यूज के रूप में देखेंगे, सभी महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे, संबंधित जो केस हैं, जो सिद्धांत हैं, उनका भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस 5वें पार्ट को और देखते हैं प्रश्नों का यहाँ पर किस प्रकार से प्रकार है जो आपके लिए हमने तैयार किए हैं। तो इसमें अगला प्रश्न है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हमलावर की मृत्यु कारित करने तक विस्तारित होता है। अगर हमलावर का कार्य ऐसा है तो किस प्रकार का कार्य है कि जो कोई व्यक्ति है अपनी निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए जो अपराधी है उसकी मृत्यु तक कारित कर सकता है। तो अगर ऐसा जो हमलावर है उसका कार्य इस प्रकार का है कि उससे मृत्यु की आशंका उत्पन्न होती है, घोर उपहत की आशंका उत्पन्न होती है या बलात्संग करने के आशय से वह हमला किया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति है वह अपनी शरीर की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग करते हुए उस व्यक्ति की मृत्यु तक कारित कर सकता है। इसके संदर्भ में प्रावधान जो है यह धारा 38 के अंतर्गत बीएनएस में और आईपीसी के अंतर्गत धारा 100 के अंतर्गत यह देखने को मिलता है। तो इसी के अंतर्गत आप देखेंगे कि धारा 38 के अंतर्गत किस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। तो 38 के अनुसार ऐसे कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किसी अपराधी की मृत्यु कारित की जा सकती है जिससे युक्तियुक्त, अब यहाँ पर जो है आपको युक्तियुक्त शब्द जो है इसको ध्यान में रखना आवश्यक है कि युक्तियुक्त रूप से अगर यह प्रतीत होता है कि उस कार्य से इस प्रकार से आशंका है कि वहां पर मृत्यु कारित हो सकती है, घोर उपहति हो सकती है, बलात्संग करने के आशय से हमला किया गया है, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से हमला किया गया है, व्यापहरण या अपहरण के आशय से हमला किया गया है, या यहाँ पर आपको यह जो शब्द है सदोष परिरोध, यह कंफ्यूज कर सकता है। तो सदोष परिरोध के आशय से अगर कोई हमला किया गया तो क्या ऐसी हमले के जवाब में कोई व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए हमलावर की मृत्यु कारित कर सकता है? तो वह तभी कारित कर सकता है जबकि हमलावर से वह अपने आप को छुड़ाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता नहीं प्राप्त कर सकता है। अगर लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त कर सकता है तो ऐसी स्थिति में वह सदोष परिरोध की स्थिति में जो है किसी व्यक्ति की, हमलावर की मृत्यु कारित नहीं कर सकता। इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें, यह कभी कभी आपसे फंसा सकता है। उसके अलावा आप देख रहे हैं एसिड अटैक का मामला। तो इसमें न केवल एसिड अटैक या बल्कि देने का कार्य, फेंकने के प्रयास का या युक्तियुक्त आशंका है कि ऐसे कार्य के परिणाम स्वरूप घोर उपहति कारित हो सकती है। तो अगर इस प्रकार से जो 7 यहाँ पर आप अपराध देख रहे हैं, इन 7 परिस्थितियां ऐसी हैं कि अगर कोई व्यक्ति है उसको ऐसा युक्तियुक्त आशंका प्रतीत होती है कि इस 7 कार्य से उस व्यक्ति को मृत्यु कारित हो सकती है या घोर उपहति कारित हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में वह हमलावर की मृत्यु कारित कर सकता है। तो इसके संदर्भ में आपने धारा 38 के अंतर्गत प्रावधान देखा है। अगला प्रश्न है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होता है? तो इसका अर्थ क्या है? यहाँ पर एक व्यक्ति ए है, यह निर्दोष है और जो एक्स है इसके ऊपर इस प्रकार से हमला करता है ताकि इसको घोर उपहति कारित हो या इसकी मृत्यु कारित हो सके। अब यहाँ पर ए अपने बचाव के लिए इसके ऊपर प्रहार करता है एक्स के ऊपर। अब एक्स कहता है कि हमारे ऊपर ए ने इस प्रकार से प्रहार किया कि हमको घोर उपहति कारित हो सकती थी, इसलिए हमने इसके ऊपर अपनी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में दोबारा हमला किया। तो यहाँ पर एक्स का जो कार्य है वह पहले ही अपराध किया था, उस अपराध से बचने के लिए ए ने जो है प्रतिक्रिया दी। अब ए की प्रतिक्रिया के बाद फिर एक्स कह रहा है कि हमने जो है अपनी प्रतिरक्षा में ए को मार दिया। तो इस प्रकार का कोई भी अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। यह बात स्पष्ट रूप से कहा गया था उत्तर प्रदेश राज्य बनाम
रामस्वरूप का केस है इसी मामले में। अगला प्रश्न है, अ अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल पहुंचा, परंतु उसका ससुर ब को उसके साथ भेजने के लिए सहमत नहीं था। अ जो है अपनी अनिच्छुक पत्नी को बलपूर्वक साथ लाने के लिए उसको घसीटने लगा। यह देख करके पत्नी का जो भाई स है उसने अ पर चाकू से एक प्रहार किया, जिससे अ की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर आप पहले प्रश्न को समझेंगे, इसके बाद आपको उत्तर इसका आसानी से समझ में आ जाएगा। ये है, वह अपनी पत्नी उसकी बी है, उसको लेने के लिए ससुराल गया, लेकिन उसका जो ससुर है वह कहता है कि हम तुम्हारे साथ अपनी बेटी को नहीं भेजेंगे। तो यहाँ पर ये अपनी अनिच्छुक पत्नी जो बी है उसको बलपूर्वक साथ में लाने के लिए उसको घसीटने लगता है। तो जब उसको इस प्रकार से घसीटने लगा तो वहां पर पत्नी का जो भाई है अर्थात जो अ का साला है उसने अ के ऊपर चाकू से प्रहार किया और अ की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर स का अपराध क्या होगा यह हमसे पूछा गया है। तो इसको समझने के लिए आप धारा 35 को समझेंगे। धारा 35 के अंतर्गत बताया गया है कि शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार यहाँ पर दिया गया है, और इसी के अंतर्गत दो खंड बताए गए हैं। इसमें यह बताया गया है कि अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का कार्य किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो स है वह अपनी शरीर तो नहीं बल्कि अपनी बहन की जो बी है ब है उसके शरीर की प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग जो है किया है, और करते हुए उसको बचाने के लिए कार्य किया है। और कार्य कैसा है, तो यहाँ पर अपहरण का कार्य किया जा रहा है। एक तरीके से आप देखें बलपूर्वक उसको ले जाया जा रहा है, तो एक तरीके से क्या है, अपहरण है। तो अपहरण को जो है आप धारा 38 के अंतर्गत देखेंगे कि अगर अपहरण का जो आशय से कार्य किया गया या कोई हमला किया जाता है तो यहाँ पर जो कोई व्यक्ति है उसको प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु कारित करने तक का अधिकार मिल जाता है। इसलिए उसका जो भाई स है, स को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त था, अतः वह किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं है। यहाँ पर पहला विकल्प आपको सही हो जाएगा। अगर साधारण तरीके से देखेंगे तो हो सकता है आपको लगे कि स जो है दोषी होगा, क्योंकि अ अपनी बीवी को ले जा रहा था, उसके ऊपर उसका अधिकार है। लेकिन आप इस प्रकार से कानून को अप्लाई करेंगे तो आपको यह प्रतीत हो जाएगा साफ साफ कि यहाँ पर एक्चुअल परिस्थिति क्या होगी। तो इसलिए आप धारा 35 को अप्लाई करेंगे, इसी के साथ साथ आप जो है धारा 38 को अप्लाई करेंगे। दोनों धाराओं को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये यस जो स है इसने कोई अपराध नहीं किया है। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1960 का केस है, यह किससे संबंधित है। यह प्रश्न बहुत पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। तो यह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित है, बल्कि इन सब से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता के किस धारा में शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अन्य अपहानि कारित करने तक होता है। तो आपने धारा 38 के अंतर्गत देखा कि शरीर की प्रतिरक्षा के अधिकार में अगर 7 परिस्थितियां विद्यमान हैं तो वहां पर जो अपराधी है उसकी मृत्यु तक कारित की जा सकती है। लेकिन आप धारा 39 को देखेंगे, 39 को देखेंगे तो यहाँ पर आपको यह निकल करके आएगा कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जबकि जो अपराधी है उसकी मृत्यु न कारित करके कोई अन्य अपहानि कारित की जा सकती है, केवल मृत्यु कारित नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर आपको धारा 39 के अंतर्गत अगर आईपीसी की बात करेंगे तो यही प्रावधान आईपीसी की धारा 101 के अंतर्गत था। तो वहां पर धारा 39 के अंतर्गत बताया गया है कि यदि अपराधी पूर्वगामी धारा 38 में प्रगणित भांतियों में से किसी भांति का नहीं है, अर्थात अगर जो क्षति पहुंचाई जा रही है, हमला जो किया गया है वह धारा 38 के अंतर्गत जो 7 परिस्थितियां हैं उनमें से किसी के अंतर्गत नहीं आता है, तो यहाँ पर जो है मृत्यु से भिन्न कोई अन्य अपहानि कारित की जा सकती है। लेकिन एक शर्त है, शर्त वह है कि धारा 37 का जो सीमा बताई गई है उस सीमा के अधीन रहते हुए ही इस प्रकार का जो कार्य है वह किया जाएगा। तो धारा 37 के अंतर्गत आपने देखा था वहां 3 सीमाएं बताई गई हैं। 3 सीमाएं यह है कि अगर कार्य किसी लोक सेवक के द्वारा अपने पदाभास में कार्य किया जाता है सद्भाव पूर्वक, या लोक सेवक के द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी कोई अन्य व्यक्ति है उसके जो द्वारा कार्य किया जाता है, या ऐसी स्थिति है कि लोक अधिकारियों की सहायता प्राप्त की जा सकती है। तो अगर 3 परिस्थितियां विद्यमान हैं तो किसी व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किसी को मृत्यु या अन्य अपहानि कारित करने का कोई अधिकार नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं धारा 39 के अंतर्गत यह सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा के अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में आक्रमणकारी की मृत्यु कारित की जा सकती है। तो
तो आपको यह प्रश्न जो है कई बार पूछा भी गया है, भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको ये बात समझनी होगी कि यहाँ बीएनएस के अंतर्गत और इसके पहले आईपीसी के भी अंतर्गत दो परिस्थितियां ऐसी विद्यमान हैं जहां पर प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में आक्रमणकारी की मृत्यु कारित की जा सकती है। तो अब जब आपको यह शब्द देखते हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, तो यहाँ पर दो तरीके से आपको मिलता है, एक तो शरीर के विरुद्ध और दूसरा जो है संपत्ति के विरुद्ध। तो यह जो है अगर आपने इसको अंतर को ध्यान रखा तो यह प्रश्न आपका निश्चित रूप से गलत नहीं होगा। तो शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए अपराधी की मृत्यु कारित की जा सकती है, जबकि उसका जो कार्य है धारा 38 के अंतर्गत आता है। और संपत्ति के विरुद्ध इस प्रकार से कार्य करते हुए मृत्यु कारित की जा सकती है, जबकि उसका जो कार्य है वह धारा 41 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर 38 और 41 यह दोनों ही बातें सही होंगी, दोनों ही परिस्थितियों में मृत्यु कारित की जा सकती है। अगला प्रश्न है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। अब इसके संदर्भ में कौन सा जो कथन है वह सही है, ये हमको देखना है। उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है, और यह तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है। यह बात बिल्कुल सही है, और इसके संदर्भ में प्रावधान जो है आपको धारा 40 के अंतर्गत मिलेगा। 40 के अंतर्गत यह बताया गया है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का कब वह प्रारंभ होगा और कब तक बना रहेगा। तो सामान्य सी भाषा में अगर आप देखें, जब तक इस प्रकार के अपराध होने की आशंका बनी रहती है, पैदा होती है, और जब तक बनी रहती है तब तक वह अधिकार भी बना रहता है। दूसरा इसके अंतर्गत विकल्प है कि यह उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है, और ऐसी आशंका समाप्त होने के बाद भी बना रहता है। तो यह शंका समाप्त होने के बाद नहीं बना रहता, बल्कि जब तक शंका बनी रहती है तब तक यह भी बना रहता है। तीसरा है कि जब वास्तव में हमला कर दिया जाए तब प्रारंभ होता है। तो ऐसी बात नहीं है, जब युक्तियुक्त आशंका पैदा हो जाए कि अब हमारे ऊपर हमला होने वाला है तो तभी यह प्रारंभ हो जाता है, हमला होने के बाद प्रारंभ नहीं होता। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला विकल्प सही है, बाकी जो है सही नहीं है। अगला प्रश्न है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार पर कब अपराधी की मृत्यु कारित नहीं की जा सकती है। अब देखें धारा 41 के अंतर्गत परिस्थितियां बताई गई हैं। तो इसके अंतर्गत आता है लूट की परिस्थिति में जो अपराधी है उसकी मृत्यु कारित की जा सकती है अपनी संपत्ति की प्रतिरक्षा में। दूसरा है इसके अंतर्गत अग्नि द्वारा रिष्टि, और तीसरा है रात्रगृह भेदन। यह तीन परिस्थितियां हैं जबकि जो अपराधी है उसकी मृत्यु की जा सकती है, लेकिन चोरी के मामले में इस प्रकार से जो है मृत्यु कारित नहीं की जा सकती। साधारण चोरी के मामले में नहीं की जा सकती, लेकिन चोरी अगर ऐसी परिस्थिति में किया गया है जिनमें युक्तियुक्त रूप से यह आशंका पैदा हो गई है कि अगर अपने इस अधिकार का प्रयोग न किया गया तो जो चोर है या जो अपराधी आए हुए हैं चोरी करने, वह उस व्यक्ति की जिसके घर में चोरी करने गए हैं उस गृह स्वामी की मृत्यु कारित कर सकते हैं। अगर ऐसी आशंका पैदा हुई तभी जो है चोरी के मामले में किसी व्यक्ति की अपराधी की मृत्यु कारित की जा सकती है, अन्यथा नहीं। तो सामान्य चोरी की अगर बात की जाए तो इसमें मृत्यु कारित नहीं की जा सकती है। अगला प्रश्न है किस अपराध के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होता है। तो आपने देखा कि कौन सा ऐसा अपराध है जिसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होता है। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे आपराधिक अतिचार है। तो आपराधिक अतिचार जो है अगर इस प्रकार से है कि वहां पर अगर प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं किया गया तो वहां पर मृत्यु होगा। जालसाजी है, रिष्टि है, चोरी है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं। तो धारा 41 है, 41 के अंतर्गत जो डी वाला खंड है इसके अंतर्गत आपको मिलता है चोरी, रिष्ट या गृह अतिचार। तो चोरी भी आता है इसमें, रिष्टि भी आता है, और आपराधिक अतिचार या गृह अतिचार भी आता है। तो अगर इस प्रकार के अतिचार हैं और ऐसी परिस्थिति में किए गए हैं कि यहाँ पर अपराधी का जो है के कार्य से आशंका है कि अगर प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग न किया गया तो उसकी मृत्यु कारित की जा सकती है गृह स्वामी की, तो यहाँ पर किया जा सकता है। लेकिन जालसाजी के संबंध में यह जो कथन है, यह प्रश्न है, वह गलत होगा। जालसाजी के मामले में यह अधिकार उपलब्ध नहीं होता है। अगला प्रश्न है क एक भीड़ पर घातक शस्त्र से एक भीड़ जो है वह क के ऊपर घातक शस्त्र से प्रहार करती है। अब क अपने बचाव में
गोली चलाता है, जिससे भीड़ में शामिल एक निर्दोष बालक की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे, आपको एक बात जो है, प्रश्न को समझेंगे तो यहाँ पर निकल के यह आता है कि एक भीड़ है, वो पूरी भीड़ का हिस्सा एक निर्दोष बालक भी है, छोटा बालक भी उस भीड़ का हिस्सा है, और यह जो पूरी भीड़ है यह दौड़ती है ए के ऊपर आक्रमण करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में ए के पास कोई विकल्प नहीं है कि यह इस भीड़ के ऊपर गोली चलाए, क्योंकि यह पूरी भीड़ ही इसके ऊपर आक्रमण करी हुई है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति को मारने का इसका आशय नहीं था, बल्कि इस पूरी भीड़ को डराने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए इसने गोली चला दिया। भले यहाँ पर एक छोटे बच्चे को गोली लग गई, फिर भी यहाँ पर जो ए है अर्थात क है, वह किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो यहाँ पर उसको धारा 44 का बचाव मिलेगा, और यही बात जो है आईपीसी की धारा 106 के अंतर्गत बताई गई थी। तो यहाँ पर जो प्रश्न है यह धारा 44 का दृष्टांत है, और इसी दृष्टांत से यह जो प्रश्न है वह संबंधित है। तो क ने कोई भी अपराध नहीं किया है। अब हम देखेंगे अगला अध्याय 4। तो अध्याय 4 के अंतर्गत धारा 45 से लेकर के धारा 62 तक के जो प्रावधान है वह शामिल हैं। तो इसको हम देखेंगे, और यहाँ पर ये परिवर्तन किया गया है, और इस परिवर्तन के द्वारा अब जो आपराधिक षड्यंत्र है, दुष्प्रेरण है, इन सारी बातों को एक स्थान पर रखा गया है एक अध्याय के अंतर्गत, दुष्प्रेरण को भी, षड्यंत्र को भी और प्रयत्न को भी। तो जो प्रयत्न था पहले जो है आईपीसी के अंतर्गत 511 के अंतर्गत था, दुष्प्रेरण के संबंध में प्रावधान आपने देखा था 107 से लेकर के आगे था, और षड्यंत्र के बारे में प्रावधान जो है 120 ए और बी में था। तो इस प्रकार से अब इन सभी को एक स्थान पर यहाँ पर रख दिया गया है अध्याय 4 के अंतर्गत। पहले यह था, कहाँ था? अध्याय 5 ए और अध्याय 23, यहाँ पर जो है जो बातें थी अब उनको लिया करके अध्याय 4 के अंतर्गत रख दिया गया है, और धारा 45 से लेकर के धारा 62 तक जो है यह दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न से संबंधित है। तो इसके हम प्रश्नों को देखते हैं कि किस प्रकार के जो प्रश्न हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण है और पूछे जाएंगे। तो इसके अंतर्गत जो प्रश्न है कि भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत दुष्प्रेरण का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय न्याय संहिता की बात करेंगे तो धारा 45 है, और 45 के अंतर्गत वही बातें हैं, वही आधार हैं जो कि आईपीसी की 107 के अंतर्गत बताए गए थे। तो दुष्प्रेरण कितने प्रकार से हो सकता है? उकसा करके, षड्यंत्र के द्वारा और साशय सहायता करके। यह 3 प्रकार से जो है किसी अपराध का दुष्प्रेरण या किसी बात को करने का दुष्प्रेरण किया जा सकता है। तो वही बातें हैं जो धारा 45 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है, अपराध का दुष्प्रेरण किस प्रकार से हो सकता है? तो साशय सहायता के द्वारा, उकसा करके, षड्यंत्र के द्वारा, अर्थात इन सभी तरीकों से प्रावधान कहाँ है? धारा 45 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, अभियुक्त गण एक विधवा महिला जो सती होने जा रही थी के समर्थन में राम राम चिल्लाते हुए उसको सती होने के लिए उत्साहित कर रहे थे, वे किस प्रकार के दुष्प्रेरण के दोषी होंगे? अब एक महिला है जो सती होने जा रही है, जल करके मरने हो जा रही है। अब जलना या सती होना एक अपने आप में एक तरीके का क्या है? आत्महत्या करना एक अपराध है। अब अपराध होने के लिए उसको उकसा रहे हैं ये सब, तो प्रत्यक्ष रूप से यह सब उसको उकसा रहे हैं कि जाओ तुम जल के मर जाओ और तुमको जो है मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है वह क्या है? डायरेक्ट उकसाने के द्वारा उसका दुष्प्रेरण कर रहे हैं। इसलिए वे सभी जो है धारा, उनका कार्य जो है धारा 45 के अंतर्गत उकसाने के द्वारा दुष्प्रेरण के अंतर्गत आता है। अब इसके संदर्भ में एक केस है, और ये इसी केस की कहानी है, क्वीन बनाम मोहित का मामला है, और यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 45 की जो है लागू होगी, और उन्होंने प्रत्यक्ष उकसाने के द्वारा दुष्प्रेरण किया है जो भीड़ है। अगला प्रश्न है, एक पुरोहित के द्वारा एक अवैध विवाह संपन्न कराया जाता है, यहाँ पर जो पुरोहित है वह किस प्रकार से उत्तरदायी होगा? तो पुरोहित जो है वह दोषी है। तो जहाँ पर अगर इस प्रकार का जो प्रश्न आपसे पूछा जाए और कंफ्यूजन जरा सा भी लगे, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि पुरोहित जो है वह अवैध विवाह का दुष्प्रेरण करता है, तो दायित्वाधीन नहीं है, तो यह प्रश्न अपने आप गलत हो जाएगा। तो न तो पुरोहित, तो यहाँ पर जो चौथा विकल्प है यह भी गलत हो जाएगा। तो बचा इसमें आपका पहला और दूसरा। तो पुरोहित जो है अवैध विवाह के दुष्प्रेरण के लिए उत्तरदायी है, तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है यही सही हो जाएगा। पुरोहित और विवाह के पक्षकार दोनों ही दुष्प्रेरण के दोषी हैं, तो यह दुष्प्रेरण के दोषी नहीं है, बल्कि यह तो जो पक्षकार हैं वह खुद अपराध कर रहे हैं, और यहाँ पर अपराध करने के लिए उकसाया जा रहा है पुरोहित के द्वारा कि हम तुम्हारा शादी करा देंगे, और उसको पता है कि ऐसा जो विवाह है वह सही नहीं है, अवैध है।
तो एम्परर बनाम उमी का जो केस है वह इसी से संबंधित है। अगला प्रश्न इस पे है कि क है एक पत्र ख को लिखता है और उसके द्वारा ग की हत्या करने के लिए ख को उकसाता है। तो इस मामले में यहाँ पर कौन सा जो कथन है वह सही होगा। तो ये देख रहे हैं कि एक व्यक्ति क है पत्र लिख करके ख को इस बात के लिए उकसाता है कि जो ख है वह जा करके ग की हत्या करे। अब इस मामले में जो क है वह दुष्प्रेरण करता है, तो दुष्प्रेरण के लिए वह उत्तरदायी कब होगा। तो अब देखिए वह पत्र के माध्यम से दुष्प्रेरण किया है, तो क दुष्प्रेरण का दायी होगा, यह बात सही है, चाहे वह पत्र ख के पास कभी न पहुंचे। जब ख के पास पत्र पहुंचेगा ही नहीं तो वह कैसे पता चल पाएगा उसको कि उसको किस लिए उकसाया जा रहा है, तो पहला विकल्प गलत होगा। दूसरा है उकसाने के द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध है, जैसे ही वह पत्र क के द्वारा डाक में डाला जाता है, तो यह भी गलत है क्योंकि अभी तक तो वह ख को पहुंचा ही नहीं है। तो ख जब उसको उसके ज्ञान में आ जाता है, तीसरा विकल्प सही है कि क जो है उत्प्रेरण के लिए दुष्प्रेरण के लिए दायी है, जैसे ही ख को उस पत्र में लिखी गई बातों का ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है कि क ने एक पत्र लिखा ख को कि तुम जा करके ग की हत्या करो, लेकिन ख को जब उसकी बातें हैं जो उसको कही गई हैं हत्या करने के लिए वह पता ही नहीं चल पाई हैं, तो कैसे वह जो है अभी दुष्प्रेरण का दायी होगा। तो अभी वह दुष्प्रेरण का दायी नहीं है और बल्कि दुष्प्रेरण का प्रयास का दायी हो सकता है। यहाँ पर जैसे ही वह पत्र में लिखी गई बातें ख के ज्ञान में आ जाती हैं तो क जो है उत्तरदायी हो जाता है। अगला प्रश्न है दांडिक विधि में अपराध के निकटता का सिद्धांत जिस अपराध के लिए दायित्व का निश्चय करने में असंगत है वह कौन सा है। तो आप देख रहे हैं कि अपराध में निकटता का सिद्धांत, जो दो अपराध हैं यह एक दूसरे से इतने निकट हैं कि बहुत ज्यादा वह करीब हैं। जैसे व्यपहरण और अपहरण, दोनों के मामले में आप देख रहे हैं कि किसी व्यक्ति को उठा ले जाया जाता है, एक मामले में वयस्क व्यक्ति है, दूसरे मामले में अवयस्क व्यक्ति है। आपराधिक मानव और हत्या यह दोनों ही क्या हैं, एक तरीके से वही कार्य हैं, बस इसमें तुरंत मृत्यु हो जाती है हत्या के मामले में। आपराधिक मानव वध में जो हत्या की संभावना है वो थोड़ी सी कम होती है। चोरी और डकैती, इन दोनों ही मामलों में संपत्ति का ही लेन देन होता है। चोरी में बिना हिंसा किए संपत्ति उठाई ले जाई जाती है, डकैती में संपत्ति ले जाई जाती है लेकिन उससे छीन करके ले जाई जाती है, बल प्रयोग करके ले जाई जाती है। लेकिन दुष्प्रेरण और षड्यंत्र ये दोनों बातें अलग अलग हैं। तो षड्यंत्र में क्या होता है कि दो व्यक्ति आपस में मिलकर के मंत्रणा करते हैं कोई अपराध करने के लिए, जबकि दुष्प्रेरण में क्या होता है मंत्रणा नहीं होती, एक व्यक्ति ए है यह बी को उत्प्रेरित करता है तुम जाओ जो है कोई कार्य करो। तो इस प्रकार से जो निकटता का सिद्धांत है उसमें चौथा जो कथन है वह सही नहीं है। दुष्प्रेरण और षड्यंत्र यह आपस में जो है सुसंगत नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण गठित करने के लिए आवश्यक नहीं है। तो षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण करने के लिए चूंकि आप देख रहे हैं एक धारा 45 के अंतर्गत, धारा 45 में आप देख रहे हैं दो प्रकार से दुष्प्रेरण होता है, तीन प्रकार से होता है। एक तो उकसा करके, दूसरा है षड्यंत्र के द्वारा और तीसरा है साशय सहायता के द्वारा या जानबूझकर सहायता करना अपराध करने के लिए। तो जब 45 का दूसरा खंड आप देखते हैं तो यहाँ पर यह बताया गया है कि उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोभ घटित हो जाए। तो यहाँ पर जब षड्यंत्र किया जा रहा है तो षड्यंत्र के अनुक्रमण में वह जो कार्य है जिसके लिए षड्यंत्र किया गया है वह जो है घटित होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन होता है क्योंकि अभी आप आगे भी पढ़ेंगे जो अपराध का षड्यंत्र है, तो षड्यंत्र के बारे में जो बातें पढ़ेंगे वहाँ जो है थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, तो उसे हम यहाँ पर स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर होता क्या है कि चार दुष्प्रेरण क्या है, एक व्यक्ति ए है या बी को दुष्प्रेरित करता है कि तुम जाकर के सी को उसकी संपत्ति चुरा लाओ या उसकी हत्या कर दो। यहाँ पर यह हुआ सामान्य दुष्प्रेरण, उकसा करके अर्थात ए बी को उकसा रहा है। लेकिन षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण में क्या होता है, तो षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण में तीन चार व्यक्ति मिल करके आपस में कोई योजना बनाते हैं। अब इस योजना को बनाने के बाद फिर अब यह जो है यह बी को उकसाते हैं कि अब तुम जाओ जो है उस कार्य को या सी को हत्या कर दो। तो वही बात यहाँ पर जो 45 के अंतर्गत बताई गई है, उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोभ घटित हो जाए। तो
तो यहाँ पर इस प्रकार से सब षड्यंत्र रचते हैं और रचने के बाद फिर ये जो कार्य है उसका होना आवश्यक है। तो दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य षड्यंत्र है, तो यहाँ पर यह बात सही है। दूसरा है षड्यंत्र के अनुसरण में कोई कार्य या अवैध लोप किया गया हो, यह भी सही है। ऐसा कार्य या अवैध लोप षड्यंत्र के अनुसरण में कार्य करने के उद्देश्य से हो, यह भी सही है। तीसरा इसमें है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को कारित करने वाले व्यक्ति के साथ मिल करके उस अपराध की योजना बनाए, तो यह जरूरी नहीं है। अब चार लोगों ने मिल करके सामान्य आशय सबका बन गया है, उसके बाद जब वो दुष्प्रेरित करते हैं तो यहाँ पर यह जरूरी नहीं है कि वह जो दुष्प्रेरक है वह भी वहां पर बैठ करके सब लोगों के साथ मिलकर के योजना बनाए। तो चौथा विकल्प यहाँ पर सही नहीं है। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति सहायता के द्वारा किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, तो यह इसी सहायता जो है वह कब होनी चाहिए? तो अपराध होने से पहले भी हो सकती है। अपराध केवल अगर शब्द लग गया है तो यह अपने आप गलत हो जाता है मैक्सिमम क्वेश्चन। तो अगर अपराध घटित होने से पूर्व, घटित होते समय अथवा घटित होने के बाद, तो घटित होने के बाद क्या जो दुष्प्रेरण किया जाएगा यह भी गलत हो जाएगा। अपराध घटित होने से पहले या घटित होते समय, तो यह दोनों ही जो कंडीशन है यहाँ पर जो है सहायता की जा सकती है कि अपराध का दुष्प्रेरण किया जाए, क्योंकि दुष्प्रेरण क्या होता है कि अपराध होने से पहले की कंडीशन है, इसलिए अपराध होने के पश्चात जो है इसका जो शर्त है वह लागू नहीं होती, इसलिए यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न यह है कि अ ने यह जानते हुए अपना मकान एक पुलिस अधिकारी को किराए पर दिया है कि वह मामले का अन्वेषण कर रहा है और उस मकान का प्रयोग जो चोर है उसको यातना देने के लिए किया जाएगा, और यहाँ पर उस चोर को, जो वह चोर है उसको यातना पहुंचाई गई उसी के घर में। तो यहाँ पर यातना पहुंचाना, जो पुलिस का जो कार्य है यातना पहुंचाने, किसी को मारने पीटने का, प्रताड़ित करने का, वह एक अवैध कार्य है। तो अवैध कार्य को करने के लिए वह जो पुलिस अधिकारी है उसको क्या किया है, सहायता किया है। सहायता जो है जानबूझ करके किया है, तो इसलिए जो अ है वह सहायता के द्वारा दुष्प्रेरण का दोषी होगा। तो पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुष्प्रेरक को भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो अभी तक आपने देखा किसी बात का दुष्प्रेरण, तो दुष्प्रेरण कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा, उसके लिए क्या कंडीशन है, वो सारी बातें आपने धारा 45 के अंतर्गत देखी। लेकिन अब हमसे पूछा जा रहा है दुष्प्रेरक, तो दुष्प्रेरक के संदर्भ में जो प्रावधान है वह धारा 46 के अंतर्गत दिया गया है। अब धारा 46 से बहुत तरह के प्रश्न आपसे मेंस में मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं, प्री में भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पर कुल 4-5 जो है स्पष्टीकरण दिए गए हैं, और पांचों स्पष्टीकरण ये बहुत महत्वपूर्ण है और सभी से लगभग प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए आपको यह बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। इसके पांचों स्पष्टीकरण आपको पता होने चाहिए। एक बात हम और आपको बता दें कि अभी तक आपने जितनी कहानी पढ़ी है यह भारतीय न्याय संहिता के बारे में, सब कुछ शब्दशः वही बातें हैं जो भारतीय दंड संहिता में थी। आपने कुछ ही रेयर चीजों को छोड़ करके कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आप देखा हो आपने कि वह नया है या बदला गया है। तो जहां पर भी जो बातें नई होंगी, बदली होंगी, उसको हम स्पष्ट रूप से आपको बताएंगे। बाकी सारी चीजें वही हैं, नाम बदल गया है बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बस सरकार ने अपना जो है वो तीव्र विचारण के लिए सीआरपीसी में कहीं कहीं पढ़ेंगे जब आप, तो वहां पर कहीं कहीं टाइम पीरियड बदल दिया गया है, नाम बदल दिया गया है, और कुछ भी नहीं बदला है। एक हवा जो बना है लॉ के स्टूडेंट के बीच में कि यह कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा, सारा नोट्स आपका वही पुराना ही काम करेगा, बस उसमें थोड़ा सा आप लोग अपडेट कर लेंगे, धाराओं को वहीं पर लिख लेंगे, जो बातें नई जोड़ी गई हैं उनको कहीं वही उसी नोट्स में आप कर लेंगे, सब सारी जो समस्या है वह समाप्त हो जाएगी आपकी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, धारा 46 में कुल कितने स्पष्टीकरण दिए गए हैं? तो धारा 46 के अंतर्गत कुल 5 स्पष्टीकरण दिए गए हैं, और यही बातें जो है धारा 108 के अंतर्गत आईपीसी में थी। यहाँ पर 5 स्पष्टीकरण कौन कौन से हैं उसको अभी हम आगे देखेंगे। तो स्पष्टीकरण जो 5 दिए गए हैं उसके अंतर्गत आप देखें, पहला स्पष्टीकरण यह है कि किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा, चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध न हो। अवैध लोप से क्या तात्पर्य है? तो अवैध लोप से तात्पर्य यह है कि जिसे कार्य करने के लिए आप विधि द्वारा आबद्ध हैं, विधि के द्वारा उस कार्य को करने के लिए बाध्य हैं, लेकिन आप उस कार्य को नहीं करते हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा घूस मिल गया कि पुलिस अधिकारी इस मामले का अन्वेषण नहीं करेगा, तो उसने अन्वेषण नहीं किया, तो उसने क्या किया कि विधि द्वारा जो कार्य करने के लिए बाध्य था वह कार्य करने का लोप कर दिया है।
तो अगर वह लोप कर दिया है तो जिसने उसको इस प्रकार से लोप करने के लिए दुष्प्रेरित किया है, उकसाया है, वह क्या किया है, दुष्प्रेरण किया है। दूसरा स्पष्टीकरण है कि दुष्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित हो। यह जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई स्पष्टीकरण है इसमें। दूसरा है, इस पर बहुत प्रॉब्लम आपसे बना बना करके पूछी जाती है, प्री में भी बहुत तरीके के जो प्रश्न है आपसे पूछे जाते हैं, उसको खैर हम आगे देखेंगे प्रश्न जब हल करेंगे। तीसरा स्पष्टीकरण इसमें है कि यह जरूरी नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करते समय विधि के अनुसार समर्थ हो या उसका भी वही दूषित आशय या ज्ञान हो जो कि दुष्प्रेरित का है। तीसरा स्पष्टीकरण यह कह रहा है कि अगर एक बालक है, एक पागल व्यक्ति है, उसको किसी ने उकसाया कि तुम जाओ यह चाकू उस व्यक्ति के पेट में भोंक दो, और उसके द्वारा वह जो बालक है या वो पागल है वह कार्य को नहीं समझता है, उसके परिणाम को नहीं समझता है, उसका आशय दोषी नहीं है, लेकिन वह फिर भी उकसाने के कारण वह कार्य कर दिया, वह पागल या बालक जो व्यक्ति है वह किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं होगा, लेकिन जिसने उसको उकसाया है वह दोषी होगा। चौथा स्पष्टीकरण कहता है कुछ दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। पांचवा स्पष्टीकरण षड्यंत्र के बारे में है कि षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण का गठन करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर के उस अपराध की योजना बनाए, बल्कि यह पर्याप्त है कि उस षड्यंत्र में शामिल हो जिसके अनुसरण में वह अपराध किया जाता है। तो यहाँ पर जो 5 स्पष्टीकरण है बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर हम आगे जो है इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न यह है कि जो है कि ए की या क की हत्या करने के लिए जो है ख को क उकसाता है, या किसी व्यक्ति की हत्या करने के लिए, मान लीजिए एक्स है, उसकी हत्या करने के लिए ख को क उकसाता है, लेकिन ख जो है वह ऐसा करने से इनकार कर देता है। तो यहाँ पर जो क है वह किस अपराध के लिए दोषी होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जब दूसरा स्पष्टीकरण आपने देखा था तो वहां यह देखा था कि दुष्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपेक्षित परिणाम या प्रभाव कारित हो। तो जब उकसा दिया तो जरूरी नहीं है कि वह जो कार्य है वह किया भी जाए, जिसको उकसाया उसने कार्य करने से मना कर दिया। तो जब मना कर दिया तो उसका तो कोई उत्तरदायी नहीं है, दायित्व नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति ने उसको उकसाया था वह जो है हत्या करने के लिए दुष्प्रेरण का दोषी होगा। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, घ की हत्या करने के लिए ख को क उकसाता है, ख ऐसी उकसाहट के अनुसरण में ख को विद्ध करता है या घायल कर देता है, फिर घ का जो घाव है वो अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पर क किस अपराध के लिए दोषी है। तो क ने उकसाया किस लिए था, हत्या करने के लिए, किसकी, घ की, ख को उकसाया था। तो यहाँ पर हत्या करने के लिए उकसाया था, यह जाकर के चाकू मार भी दिया, लेकिन वह चाकू के कारण, मारने के कारण वह मरा नहीं बल्कि घायल हो गया, बाद में वह ठीक भी हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ पर क है वह हत्या करने के दुष्प्रेरण का दोषी होगा। पहला विकल्प इसमें सही है, और यह भी जो प्रश्न है आपका स्पष्टीकरण 2 से संबंधित है। तो स्पष्टीकरण 2 के अंतर्गत 2 दृष्टांत दिए गए हैं। इन्हीं दोनों दृष्टांतों को बहुत बार आपसे पूछा जाता है, प्री में भी और मेंस में भी। अगला प्रश्न है, यह कि हत्या करने के आशय से ख को जो 7 वर्ष से कम आयु का शिशु या पागल है क उकसाता है। ख जो है, जो बालक ख है वह दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप वह कार्य क की अनुपस्थिति में करता है और उससे मृत्यु कारित कर देता है। तो अब ऐसी स्थिति में आप देखेंगे यहाँ पर जो उकसाने वाला व्यक्ति है क, उसका क्या दायित्व होगा। क्योंकि ख है वह 7 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है या पागल है, तो उसका तो कोई दायित्व है नहीं, क्योंकि वह कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझता नहीं है और न ही वह कार्य करने के लिए सक्षम है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे यहाँ पर जो तीसरा स्पष्टीकरण है वह लागू हो जाएगा। स्पष्टीकरण 3 जो है यहाँ पर लागू हो जाएगा, क्योंकि जो दुष्प्रेरित व्यक्ति है चाहे उसका भी आशय वही हो, ज्ञान वही हो, वह जो है अपराध करने के लिए समर्थ हो, यह जरूरी नहीं है, लेकिन जिसने उसको उकसाया है तो वह जो है यहाँ पर दोषी होगा। तो भले यह कार्य मृत्यु कारित करने का कार्य जो है वह पागल व्यक्ति करता है, लेकिन उसके कार्य के लिए पूरी तरीके से जो क है वह जो है उत्तरदायी होगा। तो क ने कोई अपराध नहीं किया तो यह गलत होगा। कार्य क की अनुपस्थिति में होने के कारण अपराध नहीं है, यह भी गलत है। ख ने आपराधिक मानववध का अपराध किया है, तो यह भी गलत है, क्योंकि ख कहाँ से अपराध करेगा, ख तो पागल या बालक है, वह अपराध करने में सक्षम ही नहीं है। तो यहाँ पर ख अपराध करने के लिए विधि के अनुसार समर्थ नहीं था, लेकिन क ने क्या किया है, हत्या का अपराध किया है। अब यहाँ पर उसका कार्य जो है दुष्प्रेरण नहीं माना जाएगा, बल्कि यह समझा जाएगा कि डायरेक्ट उसने हत्या किया है। तो यहाँ पर जो
धारा 46 का जो तीसरा स्पष्टीकरण है वह लागू हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग को य की हत्या करने के लिए को उकसाने के लिए ख को क उकसाता है। तो यहां पर आप देखें, क है यह ख को उकसाता है, कहता है कि तुम ग को उकसाओ कि ग जो है वह जा करके य की हत्या कर दी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि क है वह ख को उकसाता है और उकसा करके तुम कहता है कि तुम ग को उकसाओ, और ताकि इसलिए उकसाओ ताकि वह जा करके य की हत्या करे। तो यहाँ पर एक दो बार दुष्प्रेरण किया जा रहा है, इसी ही दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण कहा जाता है, जो कि आपके स्पष्टीकरण 4 के अंतर्गत मिलता है। तो दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण से तात्पर्य यह है कि दो स्तर पर दुष्प्रेरण किया जा रहा है। एक स्तर पर यहाँ पर क ने ख को उकसा दिया, दूसरे स्तर पर ख जो है ग को उकसा रहा है, और तीसरे स्तर पर अपराध किया जा रहा है। तो यह जो है क्या है, दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण है, और यहाँ पर आपका जो चौथा स्पष्टीकरण है वह लागू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न का उत्तर क्या है, तो ग को उकसाया गया और परिणाम स्वरूप वह उस अपराध को कर दिया है। तो ख अपने अपराध के लिए हत्या के दंड से दंडनीय है, तो ख नहीं दंडनीय है केवल। यहाँ पर क ने उस अपराध को करने के लिए ख को उकसाया, इसलिए क भी उसी अपराध से दंडनीय है। तो यहाँ इस मामले में आप देख रहे हैं दोनों कथन सही हैं। तो जो ख है वह तो दोषी है ही, क्योंकि उसने ग को उकसाया है, लेकिन क भी दोषी है क्योंकि उसने उकसाने के लिए उकसाया है कि तुम ख को जो है ग को उकसाओ जाकर मर्डर करे वो। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प जो है सही हो जाएगा, दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, क और ख मिल करके य को जहर देने की योजना बनाते हैं। यह सहमति बन जाती है कि विष क देगा, यह इस बात की सहमति बन जाती है। इसके बाद जो ख है वह ग को यह स्पष्ट करते हुए योजना बनाता है कि कोई तीसरा व्यक्ति विष या जहर देगा, लेकिन वह क का नाम नहीं बताता है। ग विष प्राप्त करने के लिए सहमत हो जाता है और उसे प्राप्त करके ख को दे देता है। यहाँ जो क है इसने य को विष दिया और य की मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण के लिए कौन उत्तरदायी होगा? तो अब जो है अगर आप देखेंगे तो षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण के मामले में जो स्पष्टीकरण 5 है वह लागू हो जाएगा। स्पष्टीकरण 5 के अनुसार आप देखेंगे तो यहाँ पर क और ख यह दो व्यक्ति मिलकर के योजना बनाते हैं, इसलिए योजना बनाते हैं कि यह जो है य को जहर देंगे, और दोनों के बीच में यह सहमति हो जाती है कि जो है विष क देगा, अर्थात जो जहर है वह क जाकर के य को देगा। अब यहाँ पर एक तीसरा व्यक्ति ग है, उसकी एंट्री होती है। ख जो है वह ग को यह स्पष्ट करते हुए योजना बनाता है कि कोई तीसरा व्यक्ति विष देगा। अब ग भी आकर के यहाँ शामिल हो गया। अब ये दोनों व्यक्ति बात करते हैं कि ख और ग कि हम दोनों में से कोई जहर नहीं देगा, बल्कि एक तीसरा व्यक्ति देगा। तो तीसरा व्यक्ति यहाँ पर बचता क है, और इसकी भी जो है इसमें भागीदारी हो चुकी है षड्यंत्र में, और इस प्रकार से जो ग है वह विष ले आकर के दे देता है। जब विष ले आकर के उसने ख को दे दिया तो ख ने क को दे दिया और क जाकर के वहां पर जहर दे दिया य को। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इस षड्यंत्र में जो 3 लोग शामिल हैं यह सभी के सभी जो है षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण के लिए दोषी होंगे। अब दूसरी बात आप यहाँ पर एक और पकड़ेंगे कि जो तीसरा व्यक्ति ग है, तो जब क और ख के बीच में षड्यंत्र रचा जा रहा था तो यहाँ ग उपस्थित नहीं था, इसलिए यह नहीं, इसको नहीं पता है कि जो विष है वो किसके द्वारा दिया जाएगा, इसको पता ही नहीं है, बल्कि इसका काम केवल इतना था कि तुम जहर ले आकर के हमको दे दो, ख को दे दो। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं तो ग डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी योजना बनाने में सीधा इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी वह उस षड्यंत्र का हिस्सा है जिसके तहत वह अपराध किया गया है। तो इस प्रकार से जो ग है वह भी दोषी होगा। प्रश्न है, क एक व्यक्ति है, यह ख को उकसाता है, और जो ख है वो भारत का नागरिक हो सकता है या किसी अन्य देश का नागरिक है, लेकिन वह पाकिस्तान में एक विदेशी व्यक्ति की तरह रह रहा है। और क जो है वह ख को इसलिए भी उकसाता है कि वह पाकिस्तान में जाकर के कोई हत्या कर दे, अर्थात अपराध जो है वह भारत में करने के लिए नहीं उकसा रहा है, बल्कि दूसरे देश में करने के लिए उकसा रहा है। यहाँ पर ब जो है वह जाकर के हत्या कर देता है। अब अपराध जो है वह कौन सा है, हत्या का है, तो क जो है हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी होगा। और ऐसा जो दुष्प्रेरण के बाद अपराध है वह चाहे भारत में किया जाए या किसी भी देश में किया जाए, तो इसके संदर्भ में प्रावधान देखेंगे आप,
धारा 47 के अंतर्गत मिलता है। इसी प्रकार से एक नई धारा जोड़ी गई है, यह पूरी तरीके से नई है, अभी तक जितनी आपने प्रावधान पढ़ा है तो यहाँ पर एक जो नई धारा है पूरी तरीके से वह धारा 48 है। 48 यहाँ पर जोड़ी गई है और 48 में जोड़ करके यह बताया गया, यह प्रावधान किया गया कि भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण, तो वह व्यक्ति इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो भारत से बाहर और उससे परे किसी ऐसे कार्य के किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है, तो जो अपराध होगा अगर वह भारत में किया जाए। तो सीधी सी बात है, एक्स और वाई जो है यह व्यक्ति अमेरिका में यूएसए में बैठ करके एक दूसरे पे षड्यंत्र करते हैं या एक दूसरे को उकसाते हैं कि तुम जा करके इंडिया में जो है कोई अपराध करो। तो यहाँ पर यह जो कार्य है अभी तक अपराध नहीं था आईपीसी में, लेकिन बीएनएस के अंतर्गत इसको धारा 48 जोड़ करके एक नया अपराध बताया गया है। तो आप देखेंगे इसी प्रकार से दिखाई देगा जैसा कि धारा 47 है, लेकिन धारा 47 की कहानी थोड़ी सी अलग है। तो भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण, तो भारत में दुष्प्रेरण किया जा रहा है कि अपराध जो है भारत के बाहर किया जाए, लेकिन 48 के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि भारत के बाहर दुष्प्रेरण किया गया है ताकि वह अपराध भारत के अंदर किया जाए। तो इस तरीके का जो है प्रावधान यहाँ पर एक नया जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है कि क पाकिस्तान में ख को भारत में हत्या करने के लिए उकसाता है। अभी यही जिसकी बात कर रहे थे हम, धारा 48। अभी तक यह अपराध जो है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कहीं परिभाषित नहीं था, इसको भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत डाला गया है कि क जो है पाकिस्तान में ख को उकसाता है कि वह आकर के भारत में किसी व्यक्ति की हत्या करे या कोई अपराध करे। तो यहाँ पर जो क है वह हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दोषी होगा। अगला प्रश्न है, जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है तो उसको किस दंड से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको यह समझना है कि अगर दुष्प्रेरित अपराध जो है दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाए तो वहां पर उस दंड से दंडित किया जाएगा जो कि उस अपराध के लिए उपबंधित है, जो उस अपराध के लिए विधि के द्वारा प्रावधान किया गया है जिस दंड का, उसी दंड से उसको दंडित किया जाएगा जो दुष्प्रेरण करने वाला व्यक्ति है। इसके संदर्भ में जो प्रावधान है धारा 49 के अंतर्गत, आईपीसी की बात करें तो धारा 109 के अंतर्गत यही बातें बताई गई थी। अगला प्रश्न है, ख को य का गृह जलाने के लिए क उकसाता है। ख उस घर को आग लगा देता है और उस समय वहां संपत्ति की चोरी भी करता है। इस मामले में अब यहाँ पर आपको क का उत्तरदायित्व तो बताना होगा या जो ख है उसका भी उत्तरदायित्व तो बताना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक व्यक्ति है ख, उसको क उकसा रहा है कि तुम जा करके य का घर जला दो। तो वह अगर घर जला दिया तो वहां पर उसका जो कार्य था क के उकसाने का वह पूरा हो गया। लेकिन इसी के साथ साथ घर जलाना और चोरी करना आप अगर देखें तो दोनों जो है बिल्कुल अलग अलग अपराध हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर आईपीसी बीएनएस की धारा 51 जो है यह लागू हो जाएगी और आईपीसी की बात करें तो धारा 111 लागू हो जाएगी। तो बीएनएस की धारा जो 51 लागू होगी वह यह कहती है कि दुष्प्रेरित का दायित्व क्या होगा, जबकि एक अपराध का दुष्प्रेरण किया गया और उससे अलग कोई कार्य किया गया तो वह उस अलग कार्य के लिए तभी उत्तरदायी होगा जबकि वह जो दूसरा कार्य था उकसाए गए कार्य से अधिसंभाव्य परिणाम था। जैसे किसी व्यक्ति को कहा गया तुम उसकी घोर उपहत्या कारित करो और वह जाकर के हत्या कर दिया, तो घोर उपहत्या और हत्या के बीच में कितनी चोट पहुंचाई जाए यह जो है निर्धारित करना मुश्किल होता है। तो इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि घर जलाने के लिए दुष्प्रेरित किया और चोरी जो है वह जाकर के कर लिया, यह दोनों ही जो कार्य है वह एक दूसरे का अधिसंभाव्य परिणाम नहीं था, इसलिए क जो है वह केवल घर चलाने का दोषी होगा, चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी नहीं होगा। पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा धारा 51 के अनुसार। अगला प्रश्न है, क ख को उकसाता है कि वह ग को गंभीर चोट पहुंचाए लेकिन वह उसको जाकर के मार डालता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या कि जो गंभीर चोट और मृत्यु के बीच में एकदम अधिसंभाव्य परिणाम होता है, गंभीर चोट का अधिसंभाव्य परिणाम मृत्यु होता है कि इतनी चोट पहुंचाई जाए कि वह मृत्यु प्राप्त कर ले, वह लगभग आपस में आसपास ही होती हैं। तो यहाँ पर वह डायरेक्ट जो है हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी होगा। तो पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। तो हत्या का दुष्प्रेरण का दोषी इसलिए है क्योंकि गंभीर चोट का अधिसंभाव्य परिणाम मृत्यु हो सकता है। अगला प्रश्न है,
स को पीटने के लिए ब को उकसाता है। तत्पश्चात उस स्थान पर खुद पहुंच जाता है जहां वह उसको पीट रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या जो कंडीशन है वह होगी, तो जब अपराध किया जा रहा है और अपराध किए जाते समय जो दुष्प्रेरक है वह खुद उपस्थित हो गया, तो यहाँ पर धारा जो है 54 लागू हो जाएगी। धारा 54 लागू हो जाएगी और यह कहती है कि यह तब यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा अपराध खुद किया है। जो उकसाने वाला व्यक्ति है, अगर वह जिस अपराध के लिए उकसाया है वह अपराध जहाँ किया जा रहा है वहाँ खुद उपस्थित है, तो यह समझ लिया जाएगा कि उसने खुद अपराध किया है। किस धारा के अंतर्गत? तो धारा 54 के अंतर्गत। और यही बातें आईपीसी के अंतर्गत अगर देखें तो 114 के अंतर्गत थी। तो 114 के अंतर्गत जो बातें थी आईपीसी में, उसके बाद जो है आप 54 के बाद देखें धारा 55 बीएनएस की कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अगर दुष्प्रेरण किया जाता है तो सजा क्या होगी, धारा 55 के अंतर्गत। तो यदि अपराध नहीं किया जाता है तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, अगर अपराध किया जाता है तो 14 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। लेकिन अपराध कौन सा होना चाहिए? मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अगर अपराध है और उसका दुष्प्रेरण किया जाता है। इसके अलावा आगे देखेंगे कि धारा 56 जो है वह क्या कर रही है कि कारावास से दंडनीय अपराध है और उसका दुष्प्रेरण किया जाता है। तो वहां पर अगर अपराध किया गया, तो अपराध अगर नहीं किया गया तो उस अपराध के लिए उपबंधित जो अधिकतम कारावास की अवधि है उसका 1/4 जो है दंड दिया जाएगा। और अगर जो अपराध दुष्प्रेरक व्यक्ति है या दुष्प्रेरित व्यक्ति है जिसका कार्य जो है जो कि लोक सेवक है और उसका कार्य जो है यह अपराध को होने से रोकना है, तो उसको कितनी सजा दी जाएगी? तो दीर्घतम उपबंधित जो अवधि है उसका आधा कारावास उसको दिया जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका कि एक पुलिस अधिकारी है जिसका कर्तव्य है लूट को रोकना, लूट का दुष्प्रेरण करता है, हालांकि लूट नहीं की जाती है, तो वह भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अनुसार उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के आधे कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा? तो आप देख रहे हैं धारा 56 के अंतर्गत जो प्रावधान है इसी के अनुसार वह जो है उत्तरदायी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर हमको देखना है कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। धारा 57 को देखेंगे तो 57 के अंतर्गत जो प्रावधान है वह यह है कि लोक साधारण के द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण, तो यह जो है सुमेलित है। दूसरा धारा 58 है मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना, यह भी सुमेलित है। तीसरा है धारा 60 कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना, यह भी सुमेलित है। इसके बाद आप देखें किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक के द्वारा छिपाना जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है, तो यह जो है यह किस धारा के अंतर्गत आएगा? तो इसको देखेंगे यह जो है धारा 59 के अंतर्गत आएगा, तो यही जो है सुमेलित नहीं है। धारा 59 के अंतर्गत किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक के द्वारा छिपाया जाना जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है, यह जो है धारा 59 में है। जबकि धारा 53 के अंतर्गत अगर देखेंगे तो यहाँ पर है दुष्प्रेरित कार्य से कारित अपराध कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक के द्वारा आशयित से भिन्न हो, अर्थात जिस कार्य के लिए दुष्प्रेरण किया गया था उससे भिन्न अगर कोई कार्य किया गया तो वहां पर क्या प्रभाव होगा या परिणाम होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर चौथा विकल्प सुमेलित नहीं है। अगला खंड है हमारा आपराधिक षड्यंत्र के बारे में। तो आपराधिक षड्यंत्र के संदर्भ में जो प्रावधान है, अगर अध्याय की बात की जाए तो किस अध्याय के अंतर्गत यह आता है? तो यहाँ पर यह अध्याय 4 के अंतर्गत इसको शामिल कर लिया गया है जो कि दुष्प्रेरण के साथ साथ ही है। तो यह जो है अगर धारा की बात की जाए तो धारा 61 है और इसी के अंतर्गत आपराधिक दुष्प्रेरण और दुष्प्रेरण का दंड ये दोनों बातें शामिल हैं। जबकि आईपीसी की बात करें तो 120A और 120B के बारे में यहाँ पर जो प्रावधान था यह किया गया था 2 धाराओं के अंतर्गत। अब दोनों को एक साथ धारा 61 के अंतर्गत बीएनएस में शामिल कर लिया गया है। यहाँ पर एक बात आप नई देखेंगे भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत जो षड्यंत्र शब्द की परिभाषा थी, अब षड्यंत्र शब्द की परिभाषा जो है उसके अंतर्गत सामान्य उद्देश्य
के तहत सहमत होना है। पहले क्या था कि अपराध करने के लिए अगर सहमत हो गए तो दुष्प्रेरण हो गया, लेकिन अब अपराध करने के लिए जो सहमति है वह सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में होनी चाहिए। तो अगर सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में है तभी वह जो है षड्यंत्र मानी जाएगी। कि जब दो या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य को या वैध कार्य को अवैध साधनों के द्वारा करने या करवाने के लिए सामान्य उद्देश्य के साथ सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। तो इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यह जो है नई परिभाषा के रूप में इसको जोड़ा गया है। तो धारा 61 में परिभाषित दंड परिभाषा और दंड का प्रावधान है। तो और इसके संदर्भ में जो कुछ केस हैं वो आपसे बार बार पूछे जाते हैं जो कि आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित हैं। तो पुलिन बिहारी दास बनाम इम्परर, विनायक दामोदर सावरकर का केस, तमिलनाडु राज्य बनाम नलिनी का मामला, विजयन बनाम केरल राज्य का केस, कुलदीप सिंह बनाम राजस्थान राज्य का मामला। और इस मामले में निर्णय दिया गया कि पति और पत्नी दोनों को आपराधिक षड्यंत्र का दोषी माना जा सकता है। तो यहाँ पर यह है, जबकि आप नलिनी का मामला देखेंगे यह जो है संश्रय से संबंधित है। संश्रय से पति या पत्नी के द्वारा अगर एक दूसरे को संश्रय दिया जाता है तो अपराध नहीं होगा, और लेकिन आपराधिक षड्यंत्र से भी संबंधित है। लेकिन जो आप कंफ्यूजन है जो इस मामले में दिया गया स्टेटमेंट, इसके अनुसार जो है कंफ्यूज नहीं होना है। गुलाम सरवर बनाम बिहार राज्य और केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन, यह सारे मामले जो है आपके संबंधित हैं आपराधिक षड्यंत्र से। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाद नासिक षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है? तो नासिक षड्यंत्र केस के नाम से विनायक दामोदर सावरकर का जो केस है यह समझा जाता है, और यह भी आपराधिक षड्यंत्र पर आधारित है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय दंड संहिता में आपराधिक षड्यंत्र को शामिल किया गया था? तो अब देखें, आपराधिक षड्यंत्र शब्द को भारतीय दंड संहिता 1860 की बात करें तो यहाँ पर 1913 में इसको शामिल किया गया था। तो यह जो है वही अंग्रेजों का समय था, और भारत में जो क्रांतिकारी थे उनको परेशान या उनको पनिशमेंट देने के लिए इस तरीके का जो प्रावधान है यहाँ पर शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, आपराधिक षड्यंत्र का कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? तो दो या अधिक व्यक्तियों के बीच में सामान्य उद्देश्य का साथ जो है सहमति होनी चाहिए, यह बात सही है। सहमत किसी अवैध कार्य को करने के लिए होनी चाहिए, सहमति वैध कार्य को अवैध साधनों के द्वारा करने के लिए, यहाँ पर यह तीनों उसके आवश्यक तत्व हैं। सहमत के अनुसरण में कोई कार्य किया जाना सदैव आवश्यक है, चाहे सहमति किसी अपराध को करने का ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर जो है यही जो कथन है वह सही नहीं है, क्योंकि सहमति के अनुसरण में कोई कार्य हमेशा किया जाना आवश्यक नहीं है, बल्कि अगर इस प्रकार से कोई सहमति बन गई तो वह सहमति ही आपराधिक षड्यंत्र है। और अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई षड्यंत्र जो है तब तक नहीं होगा जब तक कि उसके अनुसरण में कोई कार्य नहीं कर दिया जाए। लेकिन अपराध के मामले में अगर सहमति है तो वह षड्यंत्र हो जाती है। अगला प्रश्न है, आपराधिक षड्यंत्र का आपराधिक षड्यंत्र का दंड भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो आपराधिक षड्यंत्र का जो दंड है यह भी धारा 61 के अंतर्गत ही शामिल कर दिया गया है। तो यह ध्यान रखेंगे एक बात आप विशेष रूप से, कि जहां जहां जिन धारा में भारतीय न्याय संहिता के संदर्भ में ABCD लगी रहे उसको आप तुरंत काट देंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी भी धारा के अंतर्गत ABCD नहीं लगी हुई है, क ख ग घ नहीं लगा हुआ है। तो यह इस प्रकार से पहला और दूसरा विकल्प अपने आप गलत हो जाएगा। तीसरा विकल्प इसमें सही होगा कि जो धारा 61 है, 61 का जो दूसरा खंड है इसके अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र के जो है पनिशमेंट की बात की गई है। तो आपराधिक षड्यंत्र का पनिशमेंट जो है वह कितना होगा? तो यहाँ पर यह बताया गया है कि वह उसी प्रकार से उत्तरदायी होगा जैसे कि जो दुष्प्रेरण के लिए दंड दिया जाता है उसी दंड से यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति आपराधिक षड्यंत्र करता है तो उसी तरीके से वह जो है दंडित किया जाएगा। अब दुष्प्रेरण के संदर्भ में अगर आप बात करें तो धारा 49 के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है। धारा 49 में यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है तो वह उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो दंड उस अपराध के लिए उपबंधित हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो वही बातें यहाँ पर हैं कि अगर कोई मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कठोर कारावास से दंडनीय अपराध का आपराधिक षड्यंत्र करता है या शामिल होता है तो वह ऐसे दंड से दंडित किया जाएगा जो कि उस अपराध के लिए उपबंधित हैं, अर्थात मानो वह उस अपराध का दुष्प्रेरण किया है। और इसके अलावा अगर कोई अपराध का षड्यंत्र करता है या उसमें शामिल होता है तो 6 माह तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर 2 तरह के अपराध हैं। अब यह देखना होगा
कि किस प्रकार के अपराध में वह शामिल हो रहा है या उसका षड्यंत्र कर रहा है। तो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष। तो 2 वर्ष से कम का अगर कारावास से दंडनीय अपराध के षड्यंत्र में शामिल हो रहा है तो वहां पर अधिकतम 6 महीना। तो यह समय भी जो पहले था वही आज भी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो धारा 49 वही बातें बता रहा है जो कि आप देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, दो व्यक्ति एक अन्य व्यक्ति की हत्या करने के लिए सामान्य उद्देश्य से सहमत होते हैं परंतु ऐसा कर नहीं सकते, तो उन्होंने कौन सा अपराध किया है? आपराधिक षड्यंत्र का अपराध किया है। आपको विशेष रूप से सामान्य उद्देश्य को अब जो है ध्यान में रखना है, कंठस्थ कर लेना है। तो षड्यंत्र के लिए आपराधिक उद्देश्य जो है, सामान्य उद्देश्य जो है यह जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, आपराधिक षड्यंत्र के संबंध में क्या सही है? तो पहला विकल्प है कार्य सदैव पक्षकार होगी। तो सदैव शब्द या केवल शब्द इस प्रकार से जो एक्सट्रीम लेवल का शब्द होते हैं अमूमन यह जो है गलत होते हैं, तो आप उसको ध्यान रखेंगे। कार्य किया जाना आवश्यक नहीं है, तो यह कार्य किया जाना हमेशा या इस बात में कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। कार्य किया जाना तभी आवश्यक है जबकि वह सहमति किसी अपराध को करने के सिवाय है। यह बात यहाँ पर जो सबसे सही उत्तर इसका है वह तीसरा वाला है। अगला प्रश्न है, धारा 62 में वर्णित प्रयत्न के लिए दंड। तो धारा 62 के अंतर्गत जो वर्णित प्रयत्न है तो इसके अंतर्गत कौन सा दंड होगा? तो धारा 62 के अंतर्गत है कि आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराध को करने के प्रयास के लिए दंड। अगर उस प्रयास के लिए पूरे भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कहीं भी दंड का प्रावधान नहीं किया गया है तो उसका जो दंड है वह धारा 62 के अंतर्गत दिया जाएगा। पहले यही चीज धारा 511 में आईपीसी में थी। तो एक तरीके से यह क्या है कि प्रयत्न के लिए दंड देने की अवशिष्ट धारा है। तो इसके लिए जो दंड दिया जाएगा अधिकतम दंड का आधा दंड जो है वह दिया जाएगा, जो है धारा 62 के अंतर्गत आता है। दूसरा इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा। अब यहाँ से खूब प्रश्न भी पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम बेस्ड। तो क्या जो है एक संदूक तोड़ करके खोलता है और उसमें से कुछ जो है आभूषण चुराने का प्रयास करता है। संदूक इस प्रकार तोड़ने के बाद उसे ज्ञात होता है कि उसमें कोई आभूषण नहीं है। तो क ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? तो आप देखेंगे चोरी का वह प्रयास करता है और चोरी का जो प्रयास है चूंकि अपने कार्य में सफल हुआ नहीं तो वह कार्य प्रयास के अंतर्गत आ गया। अब प्रयास के बारे में कहीं भी न तो भारतीय दंड संहिता में कहीं प्रावधान था न तो भारतीय न्याय संहिता में ही कहीं इसके बारे में प्रयास को दंडनीय बनाया गया है। इस प्रकार से वह धारा 62 के अंतर्गत उसका कार्य आएगा और वह चोरी करने के प्रयास के लिए उत्तरदायी होगा। अगला प्रश्न है, क ने ख को संखिया समझ करके चीनी खिला दिया। तो क ने कौन सा अपराध किया है? तो वह जो है किसी भी अपराध का दोषी नहीं है। हमला के प्रयास का, हत्या का प्रयास तो ये सब होगा नहीं, क्योंकि उसने संखिया समझ करके चीनी खिलाया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर प्रयत्न का सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसके अनुसार आपको यह मिलेगा कि यहाँ पर उसने कोई अपराध नहीं किया है। अगर इसी ने संखिया खिलाया होता और संखिया को जो है एक यह समझ के खिलाया होता कि यह पुड़िया भरी हुई है जबकि उसमें बहुत थोड़ी सी संख्या थी, तब हो सकता था कि वह हत्या के अपराध का दोषी होता। लेकिन क्योंकि वह पर्याप्त जो मात्रा थी वह नहीं थी उसकी मृत्यु कारित करने के लिए, लेकिन वह चीनी खिला रहा है जो कि शरीर के लिए बिल्कुल भी मृत्यु कारित करने के लिए कोई इसका अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर वह किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, अ ने बीए की जाली अंक पत्र के आधार पर एलएलबी की परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन किया, लेकिन परीक्षा प्रारंभ होने से पहले ही उसका जाली अंक पत्र पकड़ लिया गया। अब यहाँ पर अ जो है वह किस अपराध के लिए दोषी है? तो उसने जो है छल करने का प्रयास किया है और उसका जो कार्य है वह पूरा हुआ उसके पहले ही उसको पकड़ लिया गया। इस प्रकार से उसका जो कार्य है वह छल का प्रयास होगा और इसको धारा 62 के अंतर्गत वह दंडनीय, उसका कार्य दंडनीय है। अगला प्रश्न है, एक जौहरी ने बीमा कंपनी से धन प्राप्त करने के लिए अपनी दुकान में लूट का नाटक रचा। दावा करने से पहले ही छिपाए गए गहने प्राप्त हो गए। वह किस प्रकार का दोषी होगा? तो वह किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा। उसका कारण यह है कि अभी उसने अपनी नाटक रचा हुआ है। एक तरीके से अभी उसका जो कार्य है वह तैयारी के लेवल पर है, तैयारी के स्तर पर है। और तैयारी अब आप देखेंगे तो वह केवल 2-3 अपराध ऐसे हैं जिनकी तैयारी दंडनीय है, बाकी जो अपराध हैं उनकी तैयारी दंडनीय नहीं है, बल्कि
वह जो है अगर अब उसका जो लूट का नाटक रचा था उसके आधार पर वह अप्लाई कर देता कि बीमा की जो धनराशि है उसको प्राप्त हो, तब तो वहां वह प्रयत्न हो सकता था, लेकिन अभी वह जो है उसका कार्य अपराध नहीं है। अगला प्रश्न है, अ ने ब की जेब में हाथ डाल करके जेब काटने का प्रयास किया, परंतु बी की जेब में कुछ नहीं है और इसलिए अ अपने प्रयास में असफल रहता है। तो अगर आप अपराध का जो चरण देखते हैं, चरण के अंतर्गत आप देखते हैं पहला जो है आशय है, दूसरा है तैयारी, तैयारी के बाद फिर आता है प्रयास और प्रयास के बाद फिर होता है कार्य। यह तीन जो चार चरण हैं, इस चरण के अनुसार अगर आप देखें, अगर ये दो कार्य पूरे हो गए हैं, उसके बाद यह जो तीसरा स्तर है यह आता है, तो इसी के आधार पर हम चेक करते हैं। पहले तो उसका आशय चोरी का था कि हम उसकी जेब काटेंगे, उसके बाद उसने तैयारी भी कर ली कि अब वह आ रहा है और उसकी हम जेब में हाथ डाल दिए। अब उसने प्रयास भी कर लिया और उसकी जेब में हाथ भी डाल दिया, जेब को काटने की भी कोशिश कर लिया, तो इसलिए उसका जो कार्य है वह क्या है, प्रयास के स्तर पर आ गया। तो किसी भी अपराध का दोषी नहीं है, यह तो गलत है, चोरी के प्रयास का दोषी होगा। यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है यही सही होगा। अब इसके बाद जो है हम देखेंगे अध्याय 5 को, और अध्याय 5 जो है वह धारा 63 से लेकर के धारा 99 तक में विस्तृत है। यहाँ पर महिला और बालकों के विरुद्ध जो अपराध हैं, लैंगिक अपराध खास करके, इसके संदर्भ में पूरे जो प्रावधान है वह दिया गया है, जो कि पहले धारा 375 से लेकर के आगे था। अब उसी बात को यहाँ पर धारा 63 से लेकर के धारा 99 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत समाहित किया गया है। तो इसके संदर्भ में हम जो प्रश्न हैं उनको क्रम से देखेंगे, और जो अभी हुआ यह बना हुआ है कि इसमें बहुत बड़ा व्यापक परिवर्तन कर दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अभी देखेंगे लैंगिक अपराध के संदर्भ में आपको कुछ शब्द केवल बदले मिलेंगे, खास करके 2-3 शब्द से ज्यादा कुछ नहीं है। धाराएं केवल इधर उधर बदली गई हैं, खूब कौन सी धारा कहाँ थी उसको ले आकर किसी दूसरे खंड में डाल दिया गया। 2-3 प्रकार की धाराएं थी, उनको ले आकर एक धारा बना दिया गया, उसका खंड 1 खंड 2 ऐसे कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, एक एक शब्द कॉमा तक वही है। चलिए अब प्रश्न पे आते हैं। तो अध्याय 5 और धारा 63 से लेकर 99 इनको ध्यान रखिए। प्रश्न पे आते हैं, न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा की 23 जनवरी 2013 की जब निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया था, तो उस रिपोर्ट में अप्रवेशन वाले यौनिक हमले के संदर्भ में इन्होंने क्या संस्तुति किया था। तो इन्होंने यह संस्तुति किया था कि अगर कोई यौन हमला होता है, भले उसमें जो है पेनिट्रेशन नहीं होता है, प्रवेशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसको जो है यौन हमला माना जाएगा, इसको बलात्संग नहीं बल्कि यौन हमला समझा जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे धारा 63 के अंतर्गत जो 4 खंड दिया गया है, तो वहां पर आपको यह स्पष्ट जो है समझ में आ जाएगा। उसकी जो 4 खंड है उसी को पढ़ेंगे तो वह बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि अगर प्रवेशन नहीं हुआ है उसके बावजूद यह मान लिया जाएगा कि वह यौन हमला किया गया है, और न केवल यौन हमला ही समझा जाएगा बल्कि अगर आप रेप की बात करें तो भी समझ लिया जाएगा, क्योंकि उसमें आप देखेंगे मुंह या इस तरीके से कोई चीज अगर प्रवेश कराई जाती है तो वह भी समझ लिया जाएगा कि बलात्संग है। अगला प्रश्न है, किसी भी पुरुष के द्वारा ऐसी स्त्री जो उसकी पत्नी नहीं है के साथ उसकी सहमति से किया गया संभोग भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत बलात्संग होगा, कब होगा, अगर उसकी उम्र कितनी है। यही शब्द जो है, जो अपवाद 2 है, अपवाद दूसरा जो है और धारा 63 का, इसी शब्द के अंतर्गत एक परिवर्तन हुआ है, उसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि लैंगिक अपराध के संदर्भ में बहुत व्यापक परिवर्तन हुआ था 2013 में, उसके बाद 2018 में परिवर्तन हो गया। तो अब जो है 18 की चीजें शब्द से उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। यही धारा 63 के अंतर्गत जो धारा 375 का दूसरा अपवाद था आईपीसी में, वही जो है अपवाद यहाँ पर धारा 63 का है, और इसमें जो है अपनी ही पत्नी के साथ अगर संभोग किया जाता है तो वहां पर उसकी उम्र 18 वर्ष होगी, और किसी भी महिला के साथ अगर इस तरीके से लैंगिक संबंध बनाया जाता है तो वहां पर उम्र जो है अब 18 वर्ष है। अगर 18 वर्ष से कम है तो कोई भी महिला हो रेप माना जाएगा, बलात्संग माना जाएगा। तो यहाँ पर आप 2013 के संशोधन से पहले उम्र जो है 16 साल थी, लेकिन अब 18 साल हो गई है। अब इसमें कुछ खंड हैं उनको देख लेंगे। 7 खंड बताए गए हैं कि 7 प्रकार से अगर कोई कार्य किया जाता है तो वह जो है मैथुन किया जाता है तो वह बलात्संग होगा। तो यह कोई मैथुन बलात्संग होगा अगर वह 7 परिस्थितियों में किया जाता है। इच्छा के विरुद्ध, महिला के उसकी सहमति के बिना,
तीसरा है कि उसकी सहमति से, जबकि उसकी सहमति उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति को मृत या उपहत के भय में डाल करके प्राप्त की जाती है। उसके परिवार के किसी सदस्य को उसको चाकू या रिवॉल्वर सटा करके महिला से कहा जाता है कि अब तुम हमारे साथ इस तरीके के कार्य करो, और वह उस कार्य करने के लिए तैयार हो जाती है, तो भले वह कार्य उसकी सहमति से हुआ है, लेकिन वह कार्य क्या होगा? रेप होगा। चौथा है कि उस स्त्री की सहमति से, जबकि वह पुरुष जानता है कि वह उसका पति नहीं है, और वह महिला जो है यह विश्वास करती है कि वह उसका विधिपूर्ण विवाहित पति है, अर्थात धोखा दे करके यह झूठा जो है कुछ फॉर्मेलिटी कर ली गई, मांग में सिंदूर वगैरह डाल दिया गया, तो महिला विश्वास कर ली कि अब इससे हम विधिपूर्वक विवाहित हैं और यह हमारा पति है। उस कंडीशन में अगर किसी के साथ लैंगिक संबंध स्थापित किया जाता है तो वह भी रेप माना जाएगा। इस तरीके के जो है कई प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगी परीक्षाओं में। उसके बाद आप पांचवा खंड है कि उस स्त्री की सहमति से, जबकि वह सहमति देते समय पागलपन के कारण या नशे के कारण कार्य की प्रकृति और परिणाम को नहीं समझती थी। उस स्त्री की सहमति के बिना, जबकि वह उस स्त्री की सहमति से या सहमति के बिना, कोई अर्थ नहीं है, कोई उसका मतलब नहीं है। अगर उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो उसकी सहमति हो चाहे ना हो, कोई उसमें मतलब नहीं है। इसी प्रकार से देखेंगे कि स्त्री की सहमति अगर देने में वह असमर्थ है, चाहे बीमारी के कारण चाहे अन्य कारणों से, तो भी वह जो उसका कार्य है वह क्या होगा? जो ऐसा लैंगिक संबंध है वह बलात्कार होगा। तो इसी तो प्रकार से आप देखेंगे, अगर अपनी ही पत्नी के साथ कोई लैंगिक संबंध स्थापित करता है तो वह भी बलात्कार होगा, बलात्संग होगा, अगर उसकी उम्र जो है 18 साल से कम है। अगला प्रश्न है, अपनी छात्रा ब से विवाह करने का वचन देता है और उसको अपने साथ संभोग करने के लिए उत्प्रेरित करता है। अ ने ब को विवाह का झूठा विश्वास दिलाया और कपट पूर्वक कुछ विवाह की रस्में भी की, जिससे ब को विश्वास हो गया कि अ जो है विधिक तौर पर उसकी विवाहित पत्नी थी। बाद में अ ने उसको अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया। यहाँ पर अ ने बलात्संग का अपराध किया है। धारा 63 यहाँ पर लागू होगी। धारा 63 के अंतर्गत जो 7 परिस्थितियां बताई गई हैं, उस 7 परिस्थितियों में चौथी परिस्थिति को अगर आप देखेंगे तो वह वहां से जो है ये कहानी स्पष्ट हो जाएगी। वहां पर चौथी परिस्थिति यह कहती है कि अगर पुरुष यह जानता है कि वह उस महिला का पति नहीं है और उससे सहमति इस आधार पर प्राप्त किया है कि वह उसको विश्वास दिलाया है कि वह उससे विधिपूर्ण विवाहित है और विवाहित होने का कुछ झूठा नाटक भी करता है, तो इस प्रकार से झूठा विश्वास दिलाया और विवाह की कुछ रस्में भी पूरी कर लिया, तो भी उसका जो कार्य है वह बलात्संग होगा। धारा 63 के अंतर्गत उसका जो कार्य है वह आएगा। तो वही बातें जो है आपकी धारा 63 खंड 4 के अंतर्गत और आईपीसी में भी धारा 375 खंड 4 में यही बातें शामिल थी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा यह बीएनएस सीरीज का 5वां पार्ट समाप्त हुआ और हमने कुल 250 प्रश्नों को अभी तक हल किया है। इसके आगे के जो वीडियो हैं वह जल्दी ही आपको मिल जाएंगे। आप चैनल पर बने रहिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, ताकि और भी बेहतर जो वीडियो हैं आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।